नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखो कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है, ठीक है। यानी कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य का परिभाषा कौन सी हो गया, ठीक है। तो देखो कार्य कुछ होता है तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। काहे कार्य कुछ है, तो कार्य एक अदिश राशि है, तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो इसमें देखो बल कुछ हो गया, सदिश राशि हो गया, विस्थापन कुछ हो गया, सदिश राशि हो गया, ठीक ना। अब बीच में डॉट डबल था। अब देखो डॉट हटता है तो कुछ ही आता है, तो कॉस आता है, कॉस थीटा आता है ना। और ऐसे करके क्रॉस प्लस चिन्ह हटता है, यानी गुना वाला तो कुछ ही आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर डॉट है तो कुछ ही आ जाएगा कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस थीटा। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस थीटा। जहाँ पर एफ कोची है तो बल है, एस कोची है तो विस्थापन है, ठीक है। अब देखो तो इसका एस आई मात्रा कोची हो जाएगा, तो फोर्स का कोची हो जाएगा न्यूटन, अब विस्थापन का कोची हो जाएगा मीटर। तो कार्य का एस आई मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर। कार्य का एस आई मात्रा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। कार्य का एस आई मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर। आईसी को क्या कहते हैं, जूल। जूल न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, तो जूल कहते हैं। तो इसका बीमा कोची हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा, इसको अगर निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो कार्य का बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 कुछ हो गया कार्य का बीमा। अब कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक तो न्यूटन मीटर हो गया, जो कि फार्मूला से निकाल लेंगे, यानी कि जूल। तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्ग। सीजीएस मात्रक कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7 अर्ग। तो 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 जूल। 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्य जो है वो कार्य कोची होता है, तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। कुछ कार्य नहीं करेंगे तो कार्य शून्य होगा, है ना। अब देखो कोची हो जाएगा, बल के विपरीत दिशा में कार्य होगा तो कोची हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अब बल के दिशा में कार्य होगा तो कुछ हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दीवार पर धक्का लगा रहे हैं, अगर दीवार पर धक्का लगा रहे हैं तो चीज़ें विस्थापित हो रही है, दीवार नहीं हो रहा है, यानी कि विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0 होगा। अगर कोई व्यक्ति बोझा 10 केजी का बोझा लेकर बरसों तक ले खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। काहे कि विस्थापित नहीं हो रहा है, तो विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0। अगर कोई 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर तक ले चलता है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काहे कि बल एवं विस्थापन का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन नए प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि बल जब कार्य तभी 0 होगा जब बल और विस्थापन का कोण जो है वो मूलतः कुछ हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर बोझवा जो है झुक के लेकर चल रहा है तब जो है किया गया कार्य 0 नहीं होगा। अब देखो सीढ़ी पर चढ़ना उतरना कुछ ही है तो किया गया कार्य 0। सीढ़ी पर चढ़ने में उतरने में किया गया कार्य कितना है, 0 है। काहे कि विस्थापन 0 है ना, क्योंकि एक बिंदु से चलकर वापस वही बिंदु पर आ जाता है कोई भी वस्तु, तो विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। अब देखो उठाकर रखने में किया गया कार्य कुछ होता है तो 0 होता है। कोई भी वस्तु को उठाकर रखने में किया गया कार्य कुछ होता है तो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। अच्छा घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। अब देखो इस पर क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री कोण पर आरोपित होती है और वस्तु 36 से 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य। तो देखो इसमें एफ दिले हैं 10 न्यूटन, थीटा का मान दिले 30 डिग्री और एस बराबर दिले 5 मीटर यानी कि विस्थापन। तो फार्मूला लग जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। तो 10 × 5 × cos 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 × cos 30 डिग्री का मान √3/2 तो कच गया कितना आ गया, 25 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिले रहेगा तो अपने से मान के चल लेंगे कि cos बराबर 0 डिग्री है ना। काहे कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मानो चाहे मानो बतिया बराबर है, क्योंकि 1 में गुना करने पर तो उतना ही आने वाला है। अब देखते हैं ऊर्जा शक्ति। ऊर्जा शक्ति कुछ होता है तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने में ऊर्जा लगता है ना, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। और शक्ति कोची होता है तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य जो है कितना समय में किया गया है, जब समय उसमें इंक्लूड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऊर्जा जो है समय पर निर्भर नहीं करता, ऊर्जा जो है समय पर निर्भर नहीं करता, यानी कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है। कार्य जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, काम होना चाहिए चाहे कितने देर में हो। लेकिन शक्ति जो है समय पर निर्भर करता है, शक्ति जो है समय पर निर्भर करता है। अच्छा ऊर्जा कह लो या फिर कार्य कर लो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है ना। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रा कुछ होता है, जूल होता है, ठीक है। या फिर कुछ होता है तो न्यूटन मीटर होता है। अच्छा शक्ति का ऐसा मात्रा कुछ होता है तो शक्ति का फार्मूला कुछ हो जाता है, तो कार्य करने की दर ने तो P बराबर W/T, P बराबर W/T। तो W यानी कि कार्य इसका कुछ हो गया तो कार्य का जूल हो गया और समय का सेकंड हो गया, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, यानी कि जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं, यानी कि जूल प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो ऊर्जा क्या है तो अदिश राशि, ऊर्जा क्या है अदिश राशि, ऊर्जा क्या है अदिश राशि है, और शक्ति भी क्या है तो अदिश राशि है, शक्ति भी क्या है तो अदिश राशि है। और शक्ति का बीमा कुछ होता है तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। देखो कार्य का एसआई मात्रा कुछ हो रहा था तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और यहाँ पर सेम रहता है लेकिन टी के पावर वो बढ़ जाता है तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 कुछ हो गया शक्ति का एसआई मात्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। स्थिर ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर कुछ होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा का एसआई मात्रा कुछ होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता था न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, है ना। तो अगर देखो यांत्रिक ऊर्जा अगर 100 न्यूटन मीटर है, 100 न्यूटन मीटर है ना। तो अब स्थितिज ऊर्जा को अगर 40 मान रहे हैं तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा, क्योंकि 60 40 जोड़ेंगे तभी 100 आ गया। अब देखो अगर स्थितिज ऊर्जा 30 रखेंगे तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक 70 हो जाएगा, अगर स्थितिज ऊर्जा 70 रखेंगे तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ देखा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला हो जाएगा जो है घटेगा, इस प्रकार से। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा तो हमेशा सोई रहेगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि घटता बढ़ता नहीं है। तो यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है? अपरिवर्तित। ठीक है। अब देखो अगर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, अगर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है? तो देखो जिसमें गति होगा वो गतिज ऊर्जा, जिसमें ऊंचाई होता है उसको हो जाता है स्थितिज ऊर्जा, है ना। दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो देखो अभी वस्तु कहाँ है? ऊपर है यानी कि ऊंचाई पर है, ऊपर है यानी कि ऊंचाई पर है। ठीक है। और उसको नीचे गिरा रहे हैं तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका ऊंचाई कमेगा, और ऊंचाई कमेगा तो बताओ स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कमेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा उसको गुरुत्वीय त्वरण और तेजी से खींचेगा, यानी जैसे जैसे नीचे आएगा कुछ होगा उसका गति बढ़ेगा, गति का बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी जो घटता है। आई मैकेनिकल एनर्जी कुछ रहता है तो अपरिवर्तित रहता है, काहे कि वो बढ़ रहा है तो वो घट रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो बताओ नीचे ऊंचाई था नहीं, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊंचाई होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका कुछ होता है गति कमेगा, गति कमेगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में नो चेंज है ना, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला कुछ होता है mgh, है ना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है देखो कोची पर डिपेंड करता है? मास तो मास पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मास को बढ़ा सकते घटा सकते नहीं, यानी कि मूल रूप से इस पर हाइट पर डिपेंड करता है ना। जी का मान भी बढ़ाना बहुत मुश्किल, मूल रूप से हाइट पर डिपेंड करता है। देखो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला कुछ होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर तो 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। ठीक है। अब देखो तब वेग बढ़ेगा तो कुछ हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, यानी वेग बढ़ने पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब देखो अगर वेग को दुगना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो देखो वेग के स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ये काट कूट नहीं करेंगे, फार्मूला में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कि काट के बताना है, ऐसे ही बताना। तो वेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। लेकिन बढ़ जाएगा कितना? तो 1 गुना कम में बढ़ता है तो बढ़ जाएगा 3 गुना, बढ़ जाएगा 3 गुना। अब देखो अगर वेग को 1/2 बढ़ावेंगे, 1/2 गुना बढ़ावेंगे तब कितना हो जाएगा? तो 1/2 का स्क्वायर कर लो तो 1/4, तो 1/4 गुना बढ़ जाएगा, 1/4 गुना 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। लेकिन बढ़ जाएगा कितना? तो कम में बढ़ता है 1, तो 3/4 बढ़ जाएगा कितना? 3/4 बढ़ जाएगा कितना? 3/4। ठीक है। अब देखो ई कौची है तो पृथ्वी का सतह है, कौची पृथ्वी का सतह है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई वस्तु है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर देखो वस्तु में कोची बोल रहा है कि अगर h बराबर 0 है, अब ही बराबर 0 है तो बताओ कोची हो जाएगा? h बराबर 0 का मतलब कोची होगा कि ऊंचाई 0 है, और ऊंचाई 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो 0 होगा। अब देखो वेग 0 है तो वेग 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कोची हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें कोची कह रहा है कि h बराबर 0 यानी कि ऊंचाई 0 है, तो ऊंचाई 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कोची हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें कोची कह रहा है कि वेग 0 नहीं है, वेग 0 नहीं है, तो वेग 0 नहीं है कि मतलब कुछ हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा। अगर वेग 0 नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें v बराबर 0 है यानी कि वेग 0 है, तो वेग 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब देखो h नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ऊंचाई जो है 0 नहीं, ऊंचाई 0 नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं होगा। अब इसमें देखो कुछ ऊंचाई भी 0 नहीं है, अब वेग भी 0 नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखो
जिसमें ऊंचाई रहेगा स्थितिज ऊर्जा, जिसमें गति रहेगा गतिज ऊर्जा, जिसमें दोनों रहेगा कुछ हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो देखो लटका पंखा में ऊंचाई है तो कुछ हो गया यांत्रिक ऊर्जा हो गया। लेकिन लटका हुआ चलता पंखा तो चल भी रहा है लटकल भी है, यानी ऊंचाई भी है गति भी है तो कुछ हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। पेड़ पर लटका आम में कुछ हो गया स्थितिज ऊर्जा, लेकिन गिरता हुआ अगर आम की बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा, उसमें ऊंचाई भी है गति भी है तो कुछ हो गया यांत्रिक ऊर्जा। छत पर खड़ा बच्चा तो उसमें कुछ ऊंचाई है तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया, लेकिन छत पर दौड़ता हुआ बच्चा कुछ हो गया तो उसमें ऊंचाई भी है और गति भी है तो कुछ हो गया यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तना हुआ धनुष या स्प्रिंग की बात करेंगे या फिर गुलेल की बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा है ना। अब देखो फिर चाबी भरा खिलौना भी कुछ होता है स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरा खिलौना में भी क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। बांध द्वारा जमा पानी, तो बांध द्वारा जो जमा पानी रहता है उसमें गति तो नहीं है लेकिन हाइट है तो कुछ हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। आकार में बदलाव का कारण भी कुछ होता है स्थितिज ऊर्जा। आकार में बदलाव का कारण भी क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा, तो दबा हुआ भी गद्दा में कुछ होता है कि अपना एक हाइट होता है तो कुछ हो गया स्थितिज ऊर्जा, दबा हुआ गद्दा में स्थितिज ऊर्जा। शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। शरीर में प्रत्यास्थ क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा को बताइए दिए कि लटका हुआ चलता पंखा हो गया यांत्रिक ऊर्जा, गिरता हुआ फल कुछ हो गया यांत्रिक ऊर्जा, छत पर दौड़ता बच्चा क्या हो गया यांत्रिक ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा उसमें ऊंचाई भी होगा और गति भी हो जाएगा क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। उड़ता हुआ वायुयान ऊंचाई भी है और गति भी है कुछ हो गया यांत्रिक ऊर्जा। लुढ़कती हुई वस्तु लुढ़क रही हुई कब, जब ढलान पर होगी यानी कि ऊंचाई भी होगा उसमें और गति भी हो जाएगा तो क्या हो गया यांत्रिक ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो चलती हुई अगर गाड़ी में बैठा व्यक्ति है तो स्थितिज ऊर्जा, गाड़ी में बैठा व्यक्ति स्थितिज ऊर्जा, लेकिन चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति को हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा क्योंकि उसमें गति भी है और ऊंचाई भी है। अब देखो गतिज ऊर्जा के एग्जांपल की बात करेंगे तो सड़क पर चलता हुआ वाहन क्या है तो गतिज ऊर्जा का एग्जांपल है। सड़क पर चलता हुआ वाहन के मतलब कुछ हुआ उसमें ऊंचाई तो नहीं है लेकिन गति है। तो जैसे सड़क पर चलता हुआ वाहन कुछ हो गया तो जैसे ट्रेन ले ले, बस ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, सब कुछ हो तो गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। रनवे पर चलता एरोप्लेन भी क्या है तो गतिज ऊर्जा का एक एग्जाम्पल। रनवे पर चलता प्लेन भी क्या है तो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अब पानी में जो जहाज चल रहा है भी क्या है तो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा संरक्षण का मतलब कुछ ही होता है कि कोई भी संरक्षण का मतलब कुछ ही है कि न तो उसका निर्माण होगा न ही उसका विनाश होगा। तो ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि न तो ऊर्जा उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है। तो उत्पन्न न होगा तो नष्ट कहाँ से होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, न तो ऊर्जा उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है परिवर्तित होता है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यही क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ये कौन दिया था तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो है वो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो है जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। अब देखो ये ऊर्जा हमको जी बोले कि न तो उत्पन्न होगा न तो नष्ट होगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। तो देखो ये जो बल्ब और ट्यूबलाइट है तो बल्ब ट्यूबलाइट कैसे परिवर्तित होता है तो बल्ब को क्या देते हैं विद्युत देते हैं, तो बदले में हमको क्या मिलता है प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना। तो विद्युत ट्यूबलाइट को जी करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हीटर को क्या देते हैं विद्युत देते हैं और बदले में प्रकाश ऊर्जा मिलता है। तो हीटर को कुछ हो गया विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर में कुछ देते हैं तो विद्युत देते हैं और हमको हिलडोल वाला काम करके देता है ना, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा है ना। तो विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं बदलता है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में देखो उल्टा संबंध है। माइक्रोफोन में कुछ ही हो जाएगा, माइक्रोफोन में जो ध्वनि देंगे वो विद्युत में बदलेगा। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर कुछ करता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर को विद्युत देंगे और ध्वनि मिलेगा तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन उसका उल्टा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, डायनेमो जनरेटर की बात करेंगे तो डायनेमो जनरेटर कैसे होता है, ऐसे करके चालू करते हैं तो डायनेमो जनरेटर को क्या देते हैं हिलो डुले वाला, तो यांत्रिक ऊर्जा और हम लोग को मिलता है विद्युत ऊर्जा। तो डायनेमो और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती में कुछ रहता है रासायनिक पदार्थ, तो मोमबत्ती जो है रासायनिक पदार्थ ऊर्जा को क्या ऊर्जा बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार को कुछ करते हैं तो ऐसे करके बजाते हैं, यानी कि हिलो डुल वाला यांत्रिक एनर्जी हम लोग देते हैं। तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार ले लो, गिटार ले लो, ढोलक ले लो, हारमोनिया ले लो, सभी कुछ करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में कुछ होता है प्रकाश लेता है और रासायनिक ऊर्जा बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखो शक्ति की बात करेंगे, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, तो इसका पीछे पढ़ लिए लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो इसका देखो कई फॉर्मूला होता है, इसका मेन फॉर्मूला कुछ ही होता है तो शक्ति बराबर तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि P = W/T हो गया। अब इसी से फॉर्मूला
फार्मूला हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर फार्मूला कुछ होता है तो एफ एस, तो डब्ल्यू की जगह एफ एस लिख सकते हैं। तो पी बराबर डब्ल्यू, पी बराबर एफ एस बटे टी, पी बराबर एफ एस बटे टी। अच्छा एक और कुछ हुआ एस बटे टी, यानी कि विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है ना, तो इसके जगह यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं। तो पी बराबर एफ गुने भी, पी बराबर एफ गुने भी हो जाएगा। अब पी बराबर एम जी एच बटे टी, पी बराबर एम जी एच बटे टी। तो चार को फॉर्मूला है कुछ शक्ति का। लेकिन अगर विद्युत शक्ति की बात करेंगे, शक्ति विद्युत शक्ति एक ही चीज़ है, खाली इतना अंतर है कि देखो विद्युत वाला शक्ति रहेगा तो विद्युत शक्ति, खाली शक्ति है तो शक्ति है ना, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कुछ होता था तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, यही मेन फॉर्मूला, इसी से सब पैदा लेगा। तो एगो है पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, फिर है पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, फिर है पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, है ना। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा था, डब्ल्यू बराबर अगर 100 डेले है, यानी कि कार्य बराबर 100 जूल डेले है और समय बराबर 10 सेकंड डेले है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो डब्ल्यू बटे टी हो जाएगा, तो 100 बटे 10 यानी कि 10 वाट हो गया। अब देखो फोर्स कितना डेले है, बराबर 100 न्यूटन डेले है, और यहाँ पर विस्थापन कितना डेले है, तो 10 मीटर डेले है, और समय कितना डेले, 10 सेकंड डेले है। तो पी बराबर, अब ई फार्मूला कौन लग जाएगा, ई वाला एफ एस बटे टी हो जाएगा। तो 100 गुने 10 अब बटे 10, तो 10 से 10 कट गया, 100 वाट आंसर हो गया। अब देखो एफ बराबर भी बराबर डेले, तो फार्मूला भी कौन लग जाएगा, ई वाला। तो पी बराबर कुछ हो जाएगा एफ इंटू भी, तो 50 दहें के 500 वाट हो जाएगा। अब देखो यदि एक व्यक्ति 50 केजी का वजन लेकर 2 मीटर वाली 25 सीढ़ी 50 सेकंड में चढ़ता है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखो यम बराबर कितना दिले, 50 केजी दिले है, और 2 मीटर वाली सीढ़ी 25 सीढ़ी है, तो 1 मीटर में 2, एक सीढ़ी में 2 मीटर, तो 25 सीढ़ी में 25 दूनी 50 मीटर हो गया। तो ये कुछ हो गया ऊंचाई, यानी कि एच हो गया, और 50 सेकंड टाइम हो गया। तो देखो फार्मूला कुछ लग जाएगा पी बराबर एम जी एच, तो एम बराबर 50 और जी बराबर कुछ होता है, तो जी का मान होता है 10, तो 50 गुने 10, और इसका समय का कितना हो जाएगा 50 एम जी एच, एच बराबर कितना है, तो 50, तो अब बटे समय लिख दिए 50, 50 से 50 कट गया तो कितना हो गया 500 वाट हो गया। ठीक है। अब देखो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, पहले ही बता दिए थे। शक्ति का फार्मूला होता था कार्य बटे समय, यानी कि जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को भी वाट बोलते हैं। अच्छा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति को क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति को हॉर्स पावर बोलते हैं। तो अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन ई कोची है तो मशीन की शक्ति है, अश्व शक्ति कोची तो मशीन की शक्ति है। अब देखो अगर कहीं पर वाट लिखल रहेगा, किलो वाट लिखल रहेगा, तो इससे कुछ हो जाएगा शक्ति का मात्रक हो जाएगा, यानी कि किसी के भी अंत में अगर वाट लिखल रहेगा तो कुछ ये शक्ति का मात्रक है, किसी के भी अंत में वाट लिखल रहेगा तो शक्ति का मात्रक है। लेकिन अगर वाट के बाद सेकंड लिखल रहेगा, वाट के बाद समय लिखल रहेगा, वाट के बाद समय लिखल रहेगा तो वो ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, वाट के बाद समय लिखल रहेगा तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। जैसे वाट सेकेंड, वाट मिनट, किलो वाट सेकेंड, किलो वाट मिनट, किलो वाट घंटा, तो सभी में देखो वाट के बाद कुछ लिखल है, समय लिखल है, तो ये सब कुछ हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ऊर्जा का मात्रक कुछ होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलो वाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट। ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलो वाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट। लेकिन अगर इसको जूल में बदलेंगे, जूल का है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता, तो 1 किलो वाट घंटा को, यानी कि 1 यूनिट को अगर जूल में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 1 किलो के 1000 लिखा गया, और बाट तो मात्रक है तो बाट के तो बाटे लिखाएगा। ठीक है। और इसका घंटा के कितना हो जाएगा, सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुने 60 हो जाएगा। ठीक है। 60 गुने 60 हो जाएगा। और चूंकि घंटा कैसा मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका सेकंड लिख दिए। तो देखो 1000 गुने 36, अब 8 सेकंड हो गया तो कितना हो गया 36 गुने 10 के पावर 5, 36 गुने 10 के पावर 5। अब 8 सेकंड के कुछ अथी जूल सेकंड को कुछ बोलते हैं, 8 सेकंड को तो जूल बोलते हैं, तो 36 गुने 10 के पावर जूल हो गया। तो अब यहाँ कुछ हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक रूप कुछ बोलता है कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो पावर बढ़ जाएगा, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो वैज्ञानिक रूप में 1 किलो वाट घंटा बराबर कुछ हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल 1 किलो वाट घंटा बराबर। ठीक है। यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल बराबर 1 यूनिट, 3.6 गुने 10 के पावर 6 बराबर 1 यूनिट हो गया। ठीक है। अब देखो संवेग के बारे में पढ़ते हैं। तो संवेग का मतलब कुछ हो गया, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान को पी से सूचित, संवेग को पी से सूचित करते हैं, संवेग को पी से सूचित करते हैं। और संवेग का अर्थ क्या होता है, चोट। संवेग का अर्थ क्या होता है, चोट। तो देखो पी बराबर कुछ हो जाएगा एम इंटू भी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो पी बराबर एम इंटू भी, पी बराबर एम इंटू भी। तो इसका ऐसा मात्रा कुछ होगा, तो एम का केजी, अब का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का ऐसा मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड। तब बीमा कुछ हो जाएगा केजी का एम और मीटर प्रति सेकंड के एल टी के पावर -1, तो एम एल टी के पावर -1, एम एल टी के पावर -1 संवेग का। ठीक है। और संवेग को चाहिए तो सदिश राशि, संवेग को चाहिए तो सदिश राशि है, जिसमें भी वेग आ जाएगा सदिश राशि। तो संवेग क्या है, तो सदिश राशि है। ठीक है। अच्छा संवेग और आवेग का बीमा समान होता है, संवेग और आवेग का बीमा क्या होता है, समान होता है। संवेग और आवेग का बीमा समान होता है। ठीक है।
अब देखते हैं संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, यानी ke बराबर p²/2m, ke बराबर p²/2m, ke बराबर p²/2m। ये संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध ke बराबर p²/2m। तो देखो अगर संवेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सीधा संबंध है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा कितना? 3 गुना। अब देखो कह रहा है यदि संवेग 10% बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? तो देखो संवेग को 10% बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो संवेग में फार्मूला कुछ ही है, यानी p² है तो 2 बार बढ़ेगा। अब कोई चीज़ लगातार ये 2 बार बढ़ता है तो फार्मूला कौन वाला लग जाता है? मैथ वाला। तो a + b प्लस माइनस ab/100, तो इधर लगा दो तो 10 + 10 प्लस, चूंकि समय बढ़ रहा है तो 10 × 10/100, तो निकाल दिए तो कितना आ गया? 21%। तो संवेग को 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 21% हो जाएगा। अब देखो यदि संवेग को 20% बढ़ाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी कुछ हो जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा 20 + 20 गुने 20 × 20/100, तो कट गया तो कितना आ जाएगा? इसको काट पीट के 44% आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर इसको उल्टा करके पूछेगा, उल्टा करके पूछेगा कि यदि गतिज ऊर्जा 21% बढ़ा दिया जाए, यदि गतिज ऊर्जा को 21% बढ़ा दिया जाए तो संवेग में प्रतिशत बदलाव क्या होगा? तो देखो कुछ करेंगे ना कि इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 को 0 0 वाला में लिखेंगे, तो 21% को कैसे तोड़ेंगे? तो 10 + 10 प्लस 1, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, ये जो 10 तोड़ेंगे हो जाएगा 10%। अब देखो कुछ कह रहा है यदि गतिज ऊर्जा 44% बढ़ा दिया जाए तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन कुछ होगा, तो 44 को तोड़ो तो 20 + 20 प्लस 4, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा 20%। ठीक है। अब देखो संवेग के बारे में सर्वप्रथम कौन बताया था? तो न्यूटन ने बताया था। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। अब देखो 2 अलग अलग द्रव्यमान का अगर संवेग स्थिर हो, अब देखो 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, यानी कि द्रव्यमान अलग अलग है और संवेग उसका स्थिर है, संवेग स्थिर है, तो गतिज ऊर्जा कुछ हो जाएगा। तो गति अगर द्रव्यमान स्थिर है तो कुछ हो जाएगा, गतिज ऊर्जा किसका ज़्यादा होगा? तो जो हल्का वाला वस्तु रहेगा वो ज़्यादा स्पीड में भागेगा, है ना, तो हल्के वाले का अधिक होगा, गतिज ऊर्जा जो है हल्के वाले का अधिक होगा। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा समान हो, अगर गतिज ऊर्जा को समान हो तब संवेग कुछ होगा। तो गतिज ऊर्जा का समान हो तो संवेग किसका ज़्यादा होगा? संवेग उसका ज़्यादा होगा जो भारी होगा, तो भारी वाले का अधिक होगा, भारी वाले का अधिक होगा। ठीक है। अब देखो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कुछ कहता है, तो संवेग ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा को बचाना, तो संवेग संरक्षण कुछ ही रहता है, संवेग का नियत रहना, यानी कि पहले का संवेग अब बाद का संवेग बराबर होता है। संवेग का मतलब कुछ होता है टक्कर के पहले का समय, टक्कर के बाद के संवेग बराबर होता है। तो संवेग संरक्षण मतलब संवेग के बाद का संवेग, पहले का संवेग अब बाद का संवेग जो है जब बराबर होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण। तो पहले का संवेग मतलब कुछ p1 और दूसरा के संवेग बराबर p2, ये दोनों बराबर होगा तो ये संवेग संरक्षण। तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2, यही कुछ होता है। अगर जो ई नियम का पालन करेगा वो हो जाएगा संवेग संरक्षण। अब देखो एक क्वेश्चन कुछ पूछा है कि रॉकेट, तो रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण पर सिद्धांत काम करता है, चूंकि लेकिन रॉकेटबा जो है सीधे उड़ता है, ये चलते यहाँ पर रेखीय लगा देते हैं, तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। लेकिन रॉकेट जो है वो कौन सा नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है। और संवेग संरक्षण का जो नियम है इससे न्यूटन के तीसरा नियम जो होता है वो सभी नियमों को समझाया जा सकता है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कुछ पूछता है, कह रहा है 10 kg के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक के जो है कितना वेग से झटका देगी? तो देखो इसमें यही वाला निकल लग जाएगा। तो देखो 10 kg के बंदूक है और 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तो कुछ ही निकला गोलियां ने, तो देखो यहाँ कुछ हो जाएगा m1 बराबर 10 kg हो गया, m1 बराबर 10 kg हो गया। अब देखो कुछ हो जाएगा m2 बराबर तो ये हो गया गोलिया वाला वजननामा यानी कि 100 ग्राम, आओ v2 बराबर कुछ हो जाएगा, तो गोलिया के स्पीड है तो v2 बराबर दे 100 मीटर प्रति सेकंड, तो निकालना कुछ ही है वेग यानी कि पीछे, तो v1 निकालना है, तो फार्मूला m1 v1 बटे m2 v2 हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम, तो ई kg में है ग्राम में ऐसे होते हैं, नहीं तो ग्राम में बदल लीजिए, तो 100 kg बराबर कुछ हो जाएगा, तो 10,000 ग्राम हो जाएगा। तो 10,000 गुने v1 बराबर m2 के जगह 100 और गुने ई वाला 100, तो काटा पीटी मचा दिया तो 1 मीटर प्रति सेकंड, तो ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं आवेग के बारे में, तो आवेग को इम्पल्स बोलते हैं, आवेग को इम्पल्स बोलते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन में इम्पल्स की जगह धड़कन भी लिखल रहता है, तो आवेग को इम्पल्स बोलते हैं, कहीं कहीं धड़कन भी लिखल रहता है। ठीक है। तो देखो आवेग का मतलब कुछ हम कुछ ही बोले थे कि संवेग का मतलब होता है चोट, लेकिन अगर कम चोट और ज़्यादा चोट की बात करेगा तो कुछ हो जाएगा आवेग हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इसका परिभाषा कुछ ही है, तो बल एवं तात्क्षणिक समय का गुणनफल, बल एवं तात्क्षणिक समय, तात्क्षणिक का मतलब कुछ होता है कम समय, तो बल और कम समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, यानी कि बल एवं तात्क्षणिक समय के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। इसका मतलब कुछ हुआ कि कम बल लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स उत्पन्न होगा, कम बल लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स उत्पन्न होगा, कम समय में ज़्यादा बल उत्पन्न करना है क्या कहलाता है? आवेग। कम समय में
में ज़्यादा बल उत्पन्न करना ही आवेग कहलाता है, कम समय में ज़्यादा बल उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। आवेग का फार्मूला कुछ होता है बल गुना समय, आवेग का फार्मूला कुछ होता है बल गुना समय, आवेग का फार्मूला कुछ होता है तो बल गुना समय होता है, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रा कुछ हो जाएगा तो बल का न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, तो आवेग का ऐसा ही मात्रा कुछ हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका बीमा निकालेंगे तोड़ मरोड़ के तो आवेगा m/l और संवेग का भी बीमा इतना ही आया था, ये चलते संवेग और आवेग का बीमा समान होता है, तो इसका बीमा m/l हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आवेग को हम लोग 100 न्यूटन सेकंड मान लिए, 100 न्यूटन सेकंड मान लिए। अब देखो बल को अगर 10 रखे हैं तो समय को भी 10 रखना पड़ेगा तभी नहीं 100 आवेगा। अब देखो अगर हम समय को 5 किए हैं तो ऑटोमेटिक बल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तभी 20 25 होगा। अगर हम लोग समय को 4 सेकंड किए हैं तो कितना हो जाएगा, बल ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा, तभी 100 होगा। तो एक चीज़ देख रहा है, जैसे जैसे समय कम रहा है उससे बल बढ़ रहा है, तो यही नहीं हो गया, कम समय में ज़्यादा बल उत्पन्न करने क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो देखो कैच लेने के लिए खिलाड़ी जो है वो हाथ को पीछे खींचता है, काहे लगी कि ताकि समय का मान बढ़ जाए, समय का मान बढ़ जाएगा तो लगने वाला बल क्या है, घट जाएगा, जिससे चोट कम लगेगा, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ है कि अगर कोई चीज़ लकड़ी वगैरह हम लोग को कुल्हाड़ी से काटना है तो कुछ करेंगे कि कम समय में ज़्यादा बल उत्पन्न करेंगे, कम समय में ज़्यादा बल उत्पन्न करेंगे तभी ना कटेगा, तो ये होता है क्या, आवेग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक को बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टार्क, बल आघूर्ण को कुछ बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे करके लादा में चाकू मार दो तो कुछ हो गया बल, अब मार के ऐसे करके घुरा दो तो कुछ हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ठीक है। तो बल आघूर्ण को कहता है, तो बल एवं बल भुजा के लंबाई के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, बल एवं बल भुजा के लंबाई को बल आघूर्ण कहते हैं, बल एवं बल भुजा के लंबाई को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ होता है टार्क बराबर बल आघूर्ण को टार्क से दर्शाते हैं, तो टार्क बराबर या पुणे एस, टार्क बराबर या पुणे एस, टार्क बराबर या पुणे एस। तो इसका ऐसा मतलब कुछ हो जाएगा, एफ का न्यूटन और एस का एस मतलब विस्थापन, तो कुछ हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। आइए यहाँ पर एस कुछ है तो भुजा की लंबाई है तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसका बीमा कुछ हो जाएगा m/l² T⁻², क्योंकि हम बोले थे ना कार्य का बीमा और बल आघूर्ण का बीमा और ऊर्जा का बीमा सबके समान होता है, तो कुछ हो जाएगा m/l² T⁻², m/l² T⁻² हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एगो पेचकस लिए तो पेचकस लिए इतना लंबा, ठीक है। अब देखो एगो पेचकस लिए इतना लंबा और हम लोग को अठी नट मान लिया जाए कि कम बल का यूज किस में करना पड़ेगा, तो जो पेचकसवा लंबा रहेगा, जो पेचकसवा लंबा रहेगा उसको कम बल लगा के हम नटवा को खोल देंगे, लेकिन जो छोटका अथिया पेचकसवा रहेगा उससे कुछ करे पड़ेगा कि वह नटवा खोलने लगे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी कि बल बाहु के मान ज़्यादा होगा तो लगने वाला बल कम जाएगा, ठीक है। अब बल बाहु का मान अगर कम होगा तो लगने वाला बल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये होता है बल आघूर्ण, ठीक है। तो जैसे चापाकल का हैंडल लंबा होता है, काहे ताकि बल बाहु का मान ज़्यादा हो जाए, जिससे लगने वाला बल कम जाए। केवाड़ी का हैंडल कब्जा से दूर लगाया जाता है, काहे ताकि बल बाहु का मान ज़्यादा हो जाए, लगने वाला बल कम जाए। और कुम्हार घुमाता है चाक परिधि के पास, कुम्हार का जो चकवा रहता है परिधि के पास घुमाता है, काहे लगी ताकि उसका केंद्र से दूरी जो है बढ़ जाए, यानी कि कुछ हो जाएगा, बल भुजा का मान बढ़ जाएगा, बल भुजा का मान बढ़ जाएगा तो लगने वाला बल जो है घट जाएगा, ताकि आसानी से घूरेगा। जाता का लकड़ी जो घुमराने वाला रहता है वो परिधि के पास दबल जाता है, काहे लगी ताकि बल भुजा का मान बढ़ जाए, जिससे लगने वाला बल कम हो जाए, तो ये होता है कुछ बल आघूर्ण यानी कि टार्क। अब पूछेगा देखो अगर 3 मीटर का कब्जा है, ठीक है, 3 मीटर कब्जा है और टार्क का मान दिले है, मान लिया जाए टार्क का मान कितना दिले है तो 60 न्यूटन दिले है, तो कितना बल की यूज करना पड़ेगा, तो 20 न्यूटन का बल यूज करेंगे तभी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वर्क पावर एंड एनर्जी जो चैप्टर है खत्म हो गया।